नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गैंगस्टर अतीक अहमद के सारे काले कारनामों से रूबरू कराने वाला हूँ कि आखिर कैसे एक टांगे चलाने वाले का बेटा 1100 करोड़ का राजस्व खड़ा कर देता है और अपना खौफ दिखाने के लिए 500 गाड़ियों की लंबी लाइन अपने पीछे लेकर निकलता है। तो अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है प्रयागराज के चकिया से, जिसको कि पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। चकिया की इन सड़कों पे अतीक अहमद के पिता अपना रिक्शा चलाते थे। इन्हीं से अतीक अहमद का घर का गुजारा चलता था। प्रयागराज के इन्हीं इलाकों में 1980 के दशक में एक गैंगस्टर श्लोक इलाई था, जिसको कि लोग चांद बाबा के नाम से जानते थे। अब आसपास होने वाले मर्डर और रंजिशों में चांद बाबा का ही हाथ रहता था। छोटे बड़े कर 100 से भी ज्यादा अपराधी इसकी पनाह में थे और इन्हीं में से एक था अतीक अहमद। लेकिन कहते हैं किसी का भी टाइम ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो टाइम के चलते चांद बाबा के ऊपर बहुत से केस चलने लगते हैं। उसके बाद चांद बाबा को पुलिस ढूंढने लगती है। तभी अतीक अहमद चांद बाबा की गैंग से अलग हो जाता है और अपनी एक अलग ही गैंग बना लेता है। लेकिन कुछ टाइम में ही चांद बाबा पुलिस केस से भी बच जाता है। इसी बीच इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से चांद बाबा और अतीक अहमद का आमना सामना होता है, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग पार्टी से सीट मिल चुकी थी। उसके बाद यह राजनीति में एक दूसरे के सामने दुश्मन की तरह खड़े होते हैं और जब वोटों की गिनती होती है, लेकिन उसी बीच इलाहाबाद के रोशनबाग के पास ही चांद बाबा और अतीक अहमद गैंग के बीच बहुत बड़ा गैंगवार होता है। यह गैंगवार इतना खतरनाक होता है कि इसमें गोलियों से लेकर बम तक बरसाए जाते हैं और इसी गैंगवार में अतीक अहमद गैंग चांद बाबा का खात्मा कर देती है। अतीक अहमद, जो कि काफी सारे गैंगस्टर पर चुनाव से पहले ही अपना हाथ जमा चुका था, वह जानता था कि जब तक चांद बाबा जिंदा है वह अपना वर्चस्व यहाँ नहीं फैला सकता। इसी के चलते पूरी प्लानिंग के साथ ही यह गैंगवार को अंजाम देता है और चांद बाबा का नामो निशान मिटा देता है। अब चांद बाबा के मर्डर के बाद इलाहाबाद की मेन कमांड अब अतीक अहमद के पास आ चुकी थी और अब तक यहाँ इलाहाबाद में अपने नाम का सिक्का चला चुका था। अब चांद बाबा की छोटी मोटी गैंग ने भी अतीक अहमद गैंग में शामिल होने में अपनी भलाई समझी और देखते ही देखते अतीक अहमद अपनी काली दुनिया का बादशाह बनता जा रहा था। अब इलाहाबाद के पश्चिमी में अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि कोई भी इसके सामने पश्चिमी सीट से खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। और अब तक इलाहाबाद में अतीक अहमद के सामने सिर्फ एक ही दुश्मन बचा हुआ था, जो कि था छम्मन। लेकिन अतीक अहमद के डर से वह इलाहाबाद को छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अतीक अहमद की गैंग वहां भी पहुंच जाती है और बड़ी बेरहमी के साथ छम्मन की भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अतीक और उसकी गैंग पर पुलिस केस हुआ और अतीक के घर तक तोड़ दिए गए। लेकिन अतीक अहमद अपने शिकंजे इतने कड़े कस चुका था कि इस केस से भी वह बड़ी आसानी से बच जाता है और यहीं से अतीक अहमद को राजनीति का भूत सवार हो जाता है। वह चाहता था कि एक बार पॉलिटिक्स की अच्छी खासी कमांड उसके हाथ में आ जाती है तो उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तक अतीक अहमद का वर्चस्व काफी ज्यादा फैल चुका था। इसी के चलते अतीक अहमद को 1989 में विधायक की सीट मिलती है और यह इलाहाबाद के पश्चिमी एरिया से निर्दलीय जीत हासिल करता है। अब इलाहाबाद के पश्चिम में अतीक अहमद एक बड़ा नाम बन चुका था और अब अतीक अहमद के पास उसकी रणनीति के हिसाब से पॉलिटिक्स की भी पावर आ चुकी थी। इसके बाद मुलायम सिंह के साथ अतीक अहमद की करीबी बढ़ती चली जा रही थी। इसी बीच 2 जून 1995 को जब लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ तो यहाँ भी अतीक अहमद का हाथ उसमें सामने आया। लेकिन यहाँ बात मायावती को रास नहीं आती है और अतीक अहमद मायावती के शिकंजे में भी आ जाता है। लेकिन मुलायम सिंह से अतीक अहमद की करीबी के चलते 1996 में समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद एक बार फिर इलाहाबाद पश्चिमी से विधायक बन जाता है। अब यहाँ तक आते आते अतीक अहमद अब कोई आम इंसान नहीं बचा था। सफेदी का चोला पहने यह बहुत बड़ा गैंग का मास्टर भी बन चुका था और इसी के साथ साथ अतीक अहमद के पास बड़े पैमाने पर पॉलिटिक्स की भी पावर आ चुकी थी। अब अतीक अहमद की पावर का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि जिधर भी अतीक अहमद का हाथ होता उन्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता था। और अतीक अहमद का काफिला इतना ज्यादा फैल चुका था कि अब तक इसे हथियारों का शौक भी लग गया था और यहाँ वो अपनी दुनिया का किंग बनने तक का ठान चुका था। अब थोड़ी बहुत ऊंच नीच के चलते अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से अपना हाथ खींच लेता है और 1999 में अपना दल पार्टी से इसको विधायक की सीट मिलती है। और जब अतीक अहमद ने प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा तो इस बार अतीक अहमद को हार मिली। लेकिन अतीक अहमद अच्छे तरीके से जानता था कि एक बार फिर अपना अच्छा खासा वर्चस्व बढ़ा सकता है और 2002 के चलते अपना दल पार्टी से यह एक बार फिर जीत हासिल करता है। लेकिन इस टाइम तक यूपी में मायावती की सरकार बन जाती है और इनकी सरकार ने गैंगस्टर जैसे नेता पर अपने शिकंजे थोड़े बढ़ा दिए, जिसके चलते उस टाइम के सीएम पर अतीक अहमद ने अपनी हत्या के आरोप भी लगा दिए थे। अब मायावती के शिकंजे में फंस जाने के बाद अतीक अहमद 7 नवंबर 2002 को पेशी के लिए कोर्ट आता है। अब यहाँ पर अतीक अहमद पर बम से हमला हो जाता है। हमले में अतीक को कोई गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन यहाँ पर अतीक कहता है कि उस पर हमला मायावती की सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। लेकिन जब इसकी पड़ताल होती है तो पता चलता है कि अतीक ने खुद अपने ऊपर हमला कराया था, जिससे कोर्ट और प्रशासन दबाव में आकर उसके ऊपर कोई कार्रवाई को अंजाम न दे।
अब तक पूरा सा सबके सामने आ जाता है, लेकिन अतीक अहमद इस बार भी अपने पॉलिटिक्स पावर के जरिए यहाँ भी बच जाता है। अब साल 2004 में बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी अशरफ नाम के शख्स की हत्या में भी अतीक अहमद का नाम आता है। इसके बाद यूपी में 2003 में मायावती की सरकार गिरती है और एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में दस्तक देती है। अब 2004 के चलते समाजवादी पार्टी से फूलपुर लोकसभा सीट से अतीक अहमद सामने आता है। उसके बाद पहली बार अतीक अहमद के पैर लोकसभा में पड़ते हैं, जिस सीट से पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, और इसी सीट से गैंगस्टर अतीक अहमद लोकसभा तक पहुंचने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया। अब इलाहाबाद के पश्चिमी में 1989 से जो खौफ अतीक अहमद ने जमाया हुआ था, वहाँ पश्चिमी में राजूपाल यादव के विधायक बन जाने पर पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, और यही बात अतीक अहमद को अंदर तक चुभने लगती है। और इसके बाद अतीक अहमद के भाई अशरफ ने राजूपाल के मर्डर की प्लानिंग बना डाली। विधायक बनने के 3 मंथ बाद राजूपाल ने 15 जनवरी 2005 को पूजा पाल से शादी की। अब एक तरफ शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद का भाई अशरफ ठीक 10 दिन बाद राजूपाल के मर्डर का षड्यंत्र रच चुका था। अब 25 जनवरी 2005 दोपहर के 3 बजे राजूपाल अपनी कार से सुलेन और सरिया रोड से जा रहे थे। तभी अचानक से 2 दर्जन लोग दूसरी गाड़ियों में सवार और हाथों में बंदूक लिए इनकी कार को घेर लेते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। अब अतीक के भाई अशरफ की गैंग ने गोलियों की इतनी बौछार करी कि राजूपाल के साथ साथ कार में सवार 2 लोगों की बॉडी कार के अंदर ही छलनी हो चुकी थी। राजूपाल को कुल 19 गोलियां लगी थी, जिसमें राजूपाल के साथ साथ 2 लोगों की जान गई थी। अब राजूपाल को मारने का सबसे मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ अशरफ के नाम की दहशत फैलाना था, जिससे इन लोगों का दबदबा आसपास के क्षेत्र में बना रहे। अब समाजवादी पार्टी का यूपी में होना और सांसद में अतीक अहमद का होना, इन्हीं सब कारणों से प्रशासन भी इन लोगों का कुछ नहीं कर पाए। उसी के बाद के उपचुनाव में अतीक अहमद का भाई अशरफ जीत हासिल करता है और अतीक का मकसद भी पूरा हो जाता है। लेकिन अतीक का आतंक अब बहुत ही चरम सीमा पर था और शायद उसके बुरे दिनों ने भी दस्तक दे दी थी। अब फिर से 2007 में यूपी की सत्ता मायावती के हाथ में आ जाती है और यहीं पर अतीक के ऊपर राजूपाल की हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, और इसी टाइम पुलिस केस से बचने के लिए अतीक अहमद वहां से फरार हो गया और यहीं पर अतीक को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का दर्जा दिया और उसका पता बताने वालों को 20,000 रुपए तक देने की बात कही गई। लेकिन दिल्ली में जाकर अतीक ने सरेंडर कर दिया और उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी बन चुकी थी और अतीक तीसरी बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और फिर से यहाँ पर अतीक एक बार फिर बचता हुआ नजर आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब अतीक से अपना हाथ खींच रही थी, लेकिन मुलायम सिंह के करीबी होने के कारण एक बार फिर उसे कानपुर कांटे से टिकट मिल ही गया। टिकट मिलते ही अतीक 500 से ज्यादा गाड़ियों के काफिलों के साथ कानपुर पहली बार पहुंचा और यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अब अतीक अहमद के शक्ति प्रदर्शन से अखिलेश बहुत ही नाराज हुए और यहीं पर अतीक का टिकट काट दिया गया। अब फरवरी 2017 में अतीक अहमद पहली बार प्रशासन के हत्थे चढ़ गया और हाईकोर्ट ने किसी भी हाल में अतीक की जमानत नहीं होने का आदेश दिया। अभी तक यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाती है। अब अतीक अहमद की घटना का जब खुलासा होता है तो योगी सरकार ने इस मामले को और भी गंभीरता से लेने के ऑर्डर दे दिए। अब सबसे पहले अतीक अहमद की गैंग ने जिन भी जमीनों पर लोगों को डरा धमकाकर कब्जा किया था उन सबको अतीक से मुक्त कराया गया और अतीक की काली कमाई से बनाए हुए साम्राज्य पर बुलडोजर चलाए गए और अतीक से जुड़े हुए छोटे से छोटे गैंग के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाए गए। लेकिन इन सबके बाद भी अतीक के परिवार से गुंडागिर्दी का भूत नहीं गया था। अब 24 फरवरी 2030 को प्रयागराज में अतीक के बेटे असद ने राजूपाल के मर्डर के मुख्य गवाह उमेश पाल के दिन दहाड़े गोली मारकर मर्डर कर दिया। अब उमेश पाल के साथ यहाँ भी 2 लोग और मारे जाते हैं। अब यहाँ पर इस मर्डर केस में अतीक की पत्नी का हाथ भी शामिल था, यानी कि अतीक अहमद का पूरा परिवार अतीक के जेल में होने के बाद भी मर्डर जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसके बाद अतीक अहमद पर 100 से भी ज्यादा केस फाइल किए गए। अतीक के भाई अशरफ पर 52 से भी ज्यादा केस फाइल किए गए। अतीक की पत्नी सहिस्ता पर 4 केस और अतीक के बेटे अली पर 4 केस और उमर पर 1 केस फाइल किया गया। धीरे धीरे जेल के अंदर से ही अतीक का नेटवर्क पाकिस्तान तक पहुंच गया था और अतीक अहमद का कनेक्शन ISI के साथ भी सामने आया। इसके बाद अतीक अहमद पर एक के बाद एक केस का खुलासा होता गया और अतीक अहमद अब पुलिस के अच्छे खासे शिकंजे में फंस चुका था। लेकिन जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी इन्हीं लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब अतीक अहमद और अशरफ को जिन लोगों ने गोली मारी है वो लोग मीडिया कर्मी बनकर बीच में आए हुए थे। अब इन दोनों गैंगस्टर के मर्डर को प्री प्लानिंग बताया जा रहा है, लेकिन अतीक की काली दुनिया का खात्मा यहीं पर समाप्त हो जाता है और अतीक अहमद का बेटा असद भी झांसी में एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया और देखते ही देखते अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य ढेर हो गया। लेकिन अतीक अहमद को गोली किसने मारी है और आखिर ये किसके कहने पर मारी है और मारने वालों को किसने भेजा था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सब बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो के पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।